ये कहानी है उन बीहड़ों की जहाँ की मिट्टी हजारों निर्दोषों, बागियों, मुखबिरों और पुलिस वालों के खून से सनी हुई है। ये बीहड़ मध्य प्रदेश राज्य के साथ साथ राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर क्षेत्र में भी फैले हुए थे। इन बीहड़ों के इतिहास की कहानी आज की नहीं है, बल्कि इसकी तो बहुत पुरानी गाथा है। ग्वालियर से आगरा जाते हुए मध्य प्रदेश के मुरैना और राजस्थान के धौलपुर के बीच चंबल नदी पड़ती है। इस नदी के दोनों किनारों पर कई किलोमीटर तक फैले हुए बीहड़ों को देखकर एक खौफनाक तस्वीर डकैतों की उभरती है। डाकुओं का नाम तो आपने सुना ही होगा, वही शोले फिल्म का गब्बर सिंह, जिसका रुतबा इतना भयंकर कि हर कोई थर-थर कांपने लगे। ऐसा ही आतंक चंबल के इलाकों में भी डाकुओं को लेकर रहा है। जहां फिल्मों में गब्बर सिंह जैसा अपना रौब दिखाकर लोगों पर हुकूमत चलाता था, वैसे ही चंबल के डाकू भी डकैती, अपहरण और डरा धमका कर लोगों को परेशान करते थे और चंबल के इलाकों पर राज करते थे। चंबल के बीहड़ों को डाकुओं का गढ़ माना जाता था। लोग इन रास्तों से गुजरने से भी डरते थे। जो लोग चंबल के लिए इन बीहड़ों से होकर गुजरते थे और बचकर निकल जाते थे, उन्हें खुशनसीब माना जाता था। चंबल नदी के किनारे पहले घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ जमीन और कटीली झाड़ियां एक समय तक अपने डाकुओं के लिए प्रसिद्ध थीं। आइए आज आपको बताते हैं चंबल के बीहड़ों के उन डाकुओं के बारे में जिनका नाम आज भी लोग जब सुनते हैं तो थर थर कांपने लगते हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में। चंबल के डाकुओं में सबसे पहले नाम आता है चंबल के उस हौलनाक डाकू का जिसको मान सिंह के नाम से जाना जाता था। मान सिंह ने वर्ष 1935 से लेकर 1955 के बीच 1200 डकैतियों की वारदातों को अंजाम दिया था। इस डाकू का राज भारत की आज़ादी से लेकर उसके बाद तक कायम रहा। मान सिंह को चंबल का बाहुबली डाकू कहा जाता था, जिसने 180 हत्याएं की, जिसमें से 32 पुलिस अधिकारी थे। डाकू मान सिंह का संबंध राजपूतों के घराने से रहा है। इसने अपने पुत्रों, भाइयों और भतीजों की बदौलत चंबल के इलाकों पर एक छत्र राज किया। मान सिंह की एक अलग बात ये थी कि वो खुखात ना होने के बजाय एक दयावान डाकू था, क्योंकि वो गरीबों की सेवा में अमीरों को लूटकर गरीबों को लाभ प्रदान करता था। वर्ष 1955 में सेना के जवानों ने मान सिंह और उसके पुत्र सूबेदार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मान सिंह की रॉबिन हुड छवि की वजह से वहां के लोगों ने उसके नाम पर एक मंदिर भी स्थापित किया था। हमारी लिस्ट पर दूसरे नंबर पर है महिला डाकू फूलन देवी। इस नाम से शायद ही कोई होगा जो आज की तारीख में वाकिफ नहीं होगा। हमारे देश भारत में जब भी डाकू का जिक्र होता है तो उसमें फूलन देवी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। फूलन देवी का नाम सुनकर ही लोगों में दहशत फैल जाती थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने बचपन से ही डाकू बनने का सपना देखा था। फूलन देवी अपनी मजबूरियों के कारण डाकू बनी। अगर आज फूलन देवी ये कदम ना उठाई होती तो आज पूरे विश्व के लिए एक मिसाल नहीं बन पाती। फूलन देवी की दहशत इंदिरा गांधी की सरकार में भी थी, क्योंकि ना उत्तर प्रदेश की सरकार फूलन देवी को पकड़ पा रही थी और ना ही इंदिरा गांधी की सरकार कुछ कर पा रही थी। उत्तर प्रदेश की सरकार जब फूलन देवी को पकड़ नहीं पाई तो वहां के मुख्यमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ गया था। फूलन देवी एक गरीब परिवार से थी और शादी के बाद उसने अपने परिवार को छोड़कर अपराध की दुनिया की ओर कदम बढ़ा दिया। फूलन देवी सबसे अधिक चर्चा में तब आई जब उन्होंने 22 राजपूतों को एक साथ लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। साल 2001 में केवल 38 साल की उम्र में फूलन देवी की हत्या कर दी गई। दिल्ली में सरकारी आवास के बाहर ही 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की एक साजिश के तहत हत्या कर दी गई। फूलन देवी के हत्यारे ने इस हत्या को ठाकुरों की सामूहिक हत्या का बदले का नाम दिया। फूलन देवी की हत्या की साजिश शेर सिंह राणा ने रची थी। हमारी लिस्ट पर तीसरे नंबर पर हैं चंबल के सबसे प्रसिद्ध डाकू पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर की जिंदगी पूरी तरह से फिल्मी थी, इसलिए उन पर एक अवार्ड विनिंग बॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है, जिसमें अभिनेता इरफान खान ने पान सिंह तोमर का किरदार को जिंदा कर दिया था। मुरैना मुख्यालय के करीब 55 किलोमीटर दूर भिसौड़ा गांव में 1 जनवरी 1932 को पान सिंह का जन्म हुआ। सीधा साधा परिवार खेती बाड़ी कर अपना गुजारा करता था। पान सिंह ने अपने घर वालों को पहले ही बता दिया था बचपने में ही कि उनको बनना तो फौजी ही है और वो एक फौजी बनकर रहेंगे।
कई महीनों की मेहनत के बाद 6 फीट लंबे पान सिंह तोमर का सपना साकार होने वाला था। सेना की भर्ती निकली और अच्छी कद काठी का युवा पान सिंह पहली कोशिश में ही सिपाही बन गया। सेना से रिटायर होने के बाद पान सिंह सुकून की जिंदगी जीने के लिए फिर से अपने गांव भिसोड़ा आ गया। दरअसल रिटायरमेंट लेने के बाद जब पान सिंह अपने गांव लौटे तो वो भ्रष्ट सिस्टम का शिकार हो गए। उनके परिवार के सदस्यों ने उनकी ज़मीन गलत तरीके से कब्जा कर ली थी, जिसका उन्होंने विरोध किया, मगर प्रशासन ने उनके साथ सहयोग नहीं किया। विरोधियों द्वारा उनकी मां की हत्या कर दी गई। ऐसे में पान सिंह ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और बागी बनकर अपना बदला लेना शुरू कर दिया। अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पान सिंह का एनकाउंटर करने वाले तत्कालीन डीएसपी एमपी सिंह बताते हैं कि पान सिंह का पूरा चंबल घाटी में खौफ था। लोगों के लिए वो घाटी का शेर था, यहाँ तक कि खुद पुलिस वाले भी उनके नाम से कांपते थे। पान सिंह का ऐसा रौब था कि जब वो कंधे पर बंदूक रखकर किसी पर निशाना लगाते थे तब उनका निशाना चूकता नहीं था। पान सिंह के बेटे शिवराम ने भी हमेशा कहा है कि उनके पिता डकैत नहीं थे। शिवराम के अनुसार उनके पिता पेशेवर अपराधी नहीं थे, बागी थे। हालत ने उन्हें मजबूर किया, नहीं तो वो बागी ना होते। गौरतलब की बात तो ये है कि चंबल के घाटी के शेर माने जाते पान सिंह तोमर 1981 में एक सरकारी एनकाउंटर में मार दिए गए थे। उन्हें पकड़ने के लिए बीएसएफ की 10 कंपनियां, एसटीएफ की 15 कंपनियां और जिला पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।